अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा भाई, प्रीवियस लेक्चर में आपने पोटेंशियल एनर्जी तो कंप्लीट करी। आज हम जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन काइनेटिक और पोटेंशियल का कैसे होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहली बात ये। और दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब ये है क्या या किस तरह से हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, मिसाल की तौर पे कोई भी एक चीज़ है जो एक पर्टिकुलर हाइट पे मौजूद है, इधर यहाँ पे, ठीक, ओके। अगर ये हाइट पे मौजूद है तो जाहिर सी बात है हाइट वाली एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाइट वाली एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल, mgh आपने जो पढ़ा। अब ये बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है तो कोई भी इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहले हम ये बात करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ मैक्सिमम हाइट पे मौजूद है, मिसाल की तौर पे पॉइंट ए पे, तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। इसका मतलब ये, जो भी एनर्जी कंटेंट होगा जिसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी, दैट वुड बी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी जो कुछ भी होगी ये सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ mgh होगी या इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल वैसे भी मैक्सिमम होती है, आपने ये पढ़ा है, ठीक है। अच्छा चलो, हम अब क्या करते हैं, इसी बॉडी को नीचे ड्रॉप करते हैं यहाँ से। तो सुनो, ये बॉडी यहाँ पे मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब जैसे ये नीचे आएगी तो पता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी गेन होती है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पर हाइट कम होगी ना। पहले ये h पे थी, अभी इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया। इसका मतलब ये है कि बाकी जो डिस्टेंस रहता है रिलेटिव टू ओरिजिनल, ये कम हो गया। तो जाहिर सी बात है बाकी जो एनर्जी कंटेंट होगी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल, वो कम होगी। पहले कितनी थी, mgh, अब थोड़ा हाइट कम हुई है तो पोटेंशियल भी कम होगी। कितनी बाकी बचेगी, बड़ी सादी सी बात है, इट वुड बी mg। जितना हाइट बाकी बची उसी के मुताबिक पोटेंशियल बचेगी। बाकी जो कुछ था वो कहाँ गया, लॉस हो गया, पोटेंशियल का लॉस हुआ, पर वो गेन काइनेटिक में हुआ है। अब ध्यान में रख लो, ये बॉडी इस जगह पे हमने रोकी थोड़ी है, ये बॉडी जा ही रही थी ना, हमने इस इंस्टेंट पे ऑब्जर्व किया। डज नॉट मीन कि यहाँ पे ये बॉडी हमने कैच करके यहाँ पे छोड़ दिया, रोक ली, नहीं, रोकी नहीं है, बॉडी वाज मूविंग। पर इसके यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं वेलोसिटी होगी। तो जो भी इस जगह की वेलोसिटी होगी आप सिंपली कह सकते हैं उसी के मुताबिक इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। पर वो काइनेटिक होगी कितनी, जितना पोटेंशियल लॉस हो गई। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि एज द बॉडी फॉल, जैसे ये बॉडी फ्री फॉल मोशन में नीचे आएगी तो पता है क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, या दूसरी माने में आप कह सकते हैं पोटेंशियल का लॉस होगा, पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आप सिंपली कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। ठीक है, मिसाल की तौर पे 15 जूल थे पहले, जब यहां पे पहुंची तो पोटेंशियल रही 10, अच्छा, और काइनेटिक थी 4। अब 10 जूल एक, 4 जूल एक, टोटल हो गए 14। अब 1 जूल का फर्क यहां पे आ रहा है, वो बोला 1 जूल कहां गया। तो भाई जाहिर सी बात है, ए से बी तक यहां पे जब जाती है ना बॉडी, तो बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत हवा का अमल दखल हो, एयर रेजिस्टेंस हो, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी माइट बी यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ एन एयर, जिसको हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो डू रिमेंबर, इसी जगह पे अगर आप सिंपली बात कर लें कि भाई इस जगह पे क्या होता है, तो सुनो, there would be loss in potential, पर equivalently there would be gain in kinetic, and some amount of energy is used as work done against friction। थोड़ा बहुत अमाउंट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी इस्तेमाल होगा। दूसरी माने में ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब ये आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिली। दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी बोथ, उसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पे वर्क एनर्जी इक्वेशन है। वर्क एनर्जी इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं जिसमें लॉस इन वन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन अनदर, ठीक है ना। अगर ये समझ लो कि अगर हवा नहीं है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज 0, जो कि आइडियल कंडीशन के हिसाब से आप बात कर सकते हो, अगर हवा नहीं होगी ना, फिर तो बड़ा सादा है भाई कि पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा
दैट वुड बी 100% इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। अच्छा बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे काइनेटिक कितनी होगी, जितना पोटेंशियल लॉस होगी। भला पोटेंशियल लॉस कितना हुई, जितना हाइट कम हुई उतना पोटेंशियल लॉस हुई। हाइट कितना कम हुई है, x, तो पोटेंशियल में लॉस कितना होगा उसी के मुताबिक होगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा दैट वुड बी mgx। तो इसका मतलब ये बना कि इस जगह पे जब आप आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो कि अपना काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो कि पोटेंशियल का लॉस हुआ है ना। तो इस जगह पे एट पोजीशन बी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जब भी, और पोटेंशियल भी होगी क्योंकि अभी भी बॉडी हाइट पे मौजूद है। ठीक है, तो पोजीशन बी पे क्या हम एनर्जी को लिख सकते हैं, पोजीशन जैसे ए था ना, इसी तरह से व्हाट यू सजेस्ट फॉर एनर्जीज एट पॉइंट बी। बाबा देखो, पॉइंट बी पे कुछ हाइट अभी भी है तो कुछ पोटेंशियल अभी भी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल लॉस हुई है वो यहाँ पे मिल गई तो ये भी है। अब ये हमें बताएंगे टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मतलब व्हाट यू सजेस्ट फॉर टोटल एनर्जी हेयर, टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, ये आप कैसे बता सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे mgx, पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है mgh माइनस x। इसको आपने करना है सॉल्व। तो जरा देखो mgx बाबा वही आपका, ये mg अंदर ले जाएं तो होगा मल्टीप्लाई, तो फिर mgx आपस में हो जाएंगे कैंसिल, खाली बचेगा mgh। तो टोटल एनर्जी ए पोजीशन पे जो थी बी पोजीशन पे भी वही आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब हम इस बॉडी को नीचे आने देते हैं, कहां तक, सरफेस तक। तो देखें, एज द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जैसे ये बॉडी जमीन को हिट करेगी तो उस वक्त क्या हो सकता है, आप सिंपली यहां पे बात कर सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी इस जगह पे मैक्सिमम होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वेलोसिटी के साथ, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम एज वेल। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अभी हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो हमें पहले ये बता दो कि बॉडी जब जमीन पे हिट कर गई ना तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हम मालूम कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है भाई, कितनी इनिशियल थी जब ये ऊपर से आ रही थी, 0। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया जब जाके 0 हुआ, h। एक्सेलरेशन क्या है, g। तो यहां से आप ऐसे करें, वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन लगा के आप मालूम कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi। 2 ये आपका g h v स्क्वायर वही है, इनिशियल को 0 कर दो। दिस क्लियरली मीन के v स्क्वायर होगा आपका 2gh, या खाली जो v है ना दैट वुड बी रेडिकल ऑफ 2gh। तो बाबा जब ये बॉडी जमीन को स्ट्राइक करने वाली होगी उस वक्त आप सिंपली कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू 2gh। यहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट वुड बी द मैक्सिमम वन, ऐसे आप कह सकते हो। चलो भाई हो गया। अच्छा, अब ये यहां पे जब होगी ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये मालूम करनी है, या इस जगह पे पोटेंशियल तो पक्की बात है 0। व्हाट यू सजेस्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी, अब हम ये चेक करना चाहते हैं, तो सुनो। अच्छा, एट पोजीशन या एट पॉइंट सी, जो कि जमीन पे लग जाने वाली जगह यहाँ पे। अच्छा भाई, कैसे करते हैं टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, है ना। अच्छा भला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक कितना होगी, वही आपका 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल क्या है 0 भाई, तो यहां पे आप सिंपली कह सकते हैं जो भी टोटल एनर्जी है ना दैट इज कंप्लीटली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पर इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि बी पोजीशन पे होगा, जो कि ए पोजीशन पे होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। अगर आपको ये कंफर्मेशन करनी है ना देन यू कैन इजीली गो थ्रू, जस्ट यू नीड टू पुट वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन।
what is given here, that is the v square. So better to go through the value of this particular. You'll find the corresponding value of its total energy. It would be all about, we can say, mgh. Okay, at the surface of earth, when just the body strike the ground, the amount of energy content would be equal to mgh. Does not mean कि potential energy exists here. This clearly suggests that total amount of energy at every position is equal to the maximum potential at maximum height. Because ये mgh आपका यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ी है, ये टोटल है. जस्ट ये समझाने के लिए कि A पे टोटल mgh था, B पे टोटल mgh है, C पे टोटल mgh है. अब वो mgh मिसाल की तौर पे 15 है, तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, ऐसे समझो. अच्छा, यहाँ पे माना कि entirely was potential. Over here, sum of kinetic and potential both. Over here, potential 0 है, पर kinetic है. पर magnitude of total energy at each and every position is mgh. This clearly suggests that total amount of energy always remains same. Thus, you cannot create, you cannot produce energy, but you can convert from one to another form. This kinetic energy can be, this potential energy can be converted into kinetic energy and vice versa. बात आई समझ में? चलो भाई, अभी हो गया. अब हम एक बात और करना चाहते हैं जिसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखना लाजमी होगा. मिसाल की तौर पे सुनो, पार्टिकली अ बॉल जमीन पे गिरा ना. अच्छा, जमीन के स्ट्राइक करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता होकर रुक जाएगा कि नहीं? बिल्कुल. मिसाल की तौर पे मैं कहता हूं कि डी पोजीशन पे रुक गया. हाँ, अच्छा, जब ये यहां पे था तो कौन सी एनर्जी कंटेंट थी? काइनेटिक. अब ये आहिस्ता आहिस्ता जंप करता हुआ यहां पे रुक गया. अब काइनेटिक क्या होगी इस जगह पे? मैं ये ग्रीन लाइन से यहां पे शो करके बताता हूं. यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फाइनली एट पोजीशन डी? 0. पोटेंशियल क्या होगी? आप सिंपली कह सकते हैं क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल भी 0. सर भाई, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां गया? जो काइनेटिक का था ना, जो आप कह रहे थे 1/2 mv² है, वो यहां अभी तो नहीं है, तो एनर्जी कहां गई? आप सिंपली बात कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये बॉडी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जो गई है ना, तो जाहिर सी बात है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ ना. क्योंकि जब आप बॉडी को रोकना चाहते हो तो यू नीड टू गो थ्रू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. तो यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि भाई बॉडी रुक जो गई, इसका मतलब यहां पे ये हम सिंपली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में इस्तेमाल हो गया और आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई. द बॉडी बिकम्स, या बॉडी कम्स टू रेस्ट. इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ये बॉडी यहाँ पे आ गई. बात खत्म, मसला ही हल हो गया. अच्छा, अब ये बॉडी यहाँ पे क्या 0 एनर्जी से होगी? नहीं. द बॉडी माइट कंटेन सम काइंड ऑफ एनर्जी. माइट क्या होता है? उसी को हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी. आप लोग जब आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशनशिप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा दैट एनर्जी कंटेंट वुड बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू mc², जो कि हम इसका रेस्ट मास एनर्जी भी कह सकते हैं. ठीक है ना? तो देखो दोबारा से, पहले काइनेटिक एनर्जी थी अपना पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम. नाउ वी कैन से काइनेटिक 0 क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में इस्तेमाल हो गया. देयर वुड बी नथिंग टू डील विद, देयर वुड बी सिंपली वी कैन से रेस्ट मास एनर्जी कंटेंट. तो यूं अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कन्वर्ट करते हैं. पर सारे प्रोसेस में आपने देखा ए बी सी या किसी भी जगह पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच पोजीशन ऑलवेज रिमेन सेम. दस यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी. आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. हाँ, ये बात अलग है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन काइंड ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. दैट्स इट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इंटर कन्वर्जन आपका एक ही टॉपिक में मैंने समझा दिया. ये सारा कुछ हो गया. दैट्स इट. अच्छा भाई, इसी में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, ये तो हम बात कर रहे थे फ्री फॉल मोशन की. अब इसमें एक चीज नई है जो कि हम अब डिस्कस करते हैं, जो कि आमतौर पे इस्तेमाल होती है किसी भी पर्टिकुलर मोशन ऑफ रॉकेट में. मोशन ऑफ रॉकेट में इस्तेमाल क्या होती है, तो हम आते हैं कि मोशन ऑफ रॉकेट में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे होगा. ठीक है, तो उसको हम देखते हैं. अच्छा भाई, तो देखिए मोशन ऑफ रॉकेट में ये होता क्या है. चलो, मोशन ऑफ रॉकेट से पहले मैं एक सिंपल सी एक बात बता दूं. अभी वाला जो प्रोसेस है हम उल्टा करके पढ़ते हैं. उल्टा करके मतलब मिसाल की तौर पे कोई चीज आपने ड्रॉप करी तो क्या हुआ? लॉस इन पोटेंशियल, गेन एंड काइनेटिक. चलो हम उल्टा करते हैं ना, हम इसी मार्कर को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं.
तो जैसे ये ऊपर जाता है तो स्लो होता है, देयर वुड बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ऊपर जाएगा तो आप कहते हैं कि पोटेंशियल गेन होगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा इफ द बॉडी इज असेंडिंग। पर अब बात हम कुछ और कर रहे हैं, दैट इज द मोशन ऑफ रॉकेट। अच्छा, रॉकेट में पता है क्या होता है, थोड़ा मैं बता दूं आपको। मिसाल के तौर पे ये सरफेस है, यहां से हमने रॉकेट वर्टिकली अपवर्ड यहां पे हमने लॉन्च किया है एयर में, ठीक है, ये रहा। अच्छा, पता है रॉकेट के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल जो बारूद है ना, वो अंदर भरा होता है। अभी ये रॉकेट इस जगह पे ए पे है, अब जैसे ये ऊपर या असेंड करेगा ना, तो अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो इंजेक्शन होता जाएगा, या आप कह दो कि भाई जो अंदर मटेरियल है, जो इसका मास होता है, क्योंकि पहले ये हैवी था, भारी था, अंदर बहुत सारा जो है वो ऐसे कह दो कि भाई मटेरियल मौजूद था। अब जैसे जाएगा ऊपर तो वो न्यूक्लियर फ्यूल हम इसको कहते हैं, या आमतौर पे केमिकल फ्यूल हम कहते हैं, वो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो आमतौर पे पटाखे वटे में होता है ना वो। अच्छा, वो जलता जाएगा ना, बर्न होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, वो रॉकेट थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा, पहले की कंपैरिजन में लाइटर हो जाता है। तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो ध्यान में रखो और भी तेज होगा। डू रिमेंबर, रॉकेट जैसे ऊपर जाता है तो और भी फास्ट होता है टिल इट एक्सप्लॉइट। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि जैसे ऊपर जाता है तो हाइट भी इसकी बढ़ती है, तो यहां पे फास्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस थोड़ी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल वैसे भी बढ़ रही है, लॉस नहीं है दोनों में, क्योंकि आमतौर पे किसी भी चीज को थ्रो करो और मोशन ऑफ रॉकेट में थोड़ा बहुत फर्क है। तो पहले आप ये थोड़ा समझ लो, मैं यहां पे ये बता देता हूं बेटा। When rocket is launched in air, रॉकेट जब हवा में लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रख लो कि वो तेज होता है, इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, या कह दो कि काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ जाने से वैसे भी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी में वैसे भी गेन होता है। अच्छा, इसका अपना जो फ्यूल है, केमिकल प्रोपेलेंट जिसको हम कहते हैं, ये जो फ्यूल है ना वो कम होता है, बर्न होता है, ठीक है, तो ये कम होता है। तो जो लॉस है ना वो केमिकल प्रोपेलेंट का होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द मास, डिक्रीज इन द मास, जो मास है वो कम होता है, उसीलिए मास कम होता है तो क्या होता है, आप सिंपली कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होता है। सुनो ना, हम बड़ी सादी सी बात करते हैं, इन ऑर्डर टू चेंज द मोमेंटम, या मोमेंटम चेंज हो जाने के लिए आप सिंपली ये कह दो कि भाई मोमेंटम चेंज का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आपने पढ़ा है ना बेटा। तो यहां पे मास भी चेंज होता है, ध्यान में रख लो। जब मास चेंज होता है तो बड़ी सादी सी डेफिनेशन है, आप सिंपली कह सकते हो कि मोमेंटम भी चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज व्हाट यू से फोर्स। तो हम जो यहां पे कहते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस जो होता है, ये कौन सा फोर्स है, जो इजेक्शन ऑफ गैसेस की वजह से रॉकेट फोर्स लगाता है हवा के ऊपर, तो हवा इसको आगे धक्का दे देती है इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि ये जो मोशन है ना, ये कंप्लीटली आप सिंपली कह सकते हैं मोशन ऑफ रॉकेट इन एयर, ये इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन थर्ड लॉ है। ये बात आप ध्यान में रख लो, दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ नहीं है, सेकंड लॉ नहीं है, ये थर्ड लॉ है। एक्शन रिएक्शन की कहानी है। अब एक्शन एक फोर्स है, तो फोर्स आप लगाते हो मीडियम पे, यहाँ पे जो एयर पे हम लगाते हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स लगाने का एजेंट तो होना चाहिए ना, वहां पे कोई एक्सटर्नल मार थोड़ी है। यहाँ पे जो गैसेस की इजेक्शन है उसकी वजह से फोर्स लगता है, या केमिकल प्रोपेलेंट के जल जाने की वजह से, या उसके बर्निंग की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि फोर्स लगता है। तो रॉकेट इस तरह से आ जाता है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट इज ऑल व्हाट यू कैन से कि फोर्स जो लगता है, दैट इज ऑल बिकॉज वी जनरली कैन से चेंज इन द मास, डिक्रीज इन द मास और चेंज इन द मास। खैर, यहां पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या या किस तरह से बताया जाएगा? हियर वी जनरली कैन से कि लॉस इन फ्यूल या केमिकल प्रोपेलेंट is equal to gain in kinetic energy plus we generally can say gain in potential energy, या जो loss in fuel है that would be equal to half mv square plus we generally can say mgh। तो यहां पे जो चीज हम लेते हैं ना बेटा, वो हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है ना।
तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इन दिस वे कि जब भी रॉकेट हवा में लॉन्च किया जाता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका कुछ इस तरह से होता है। ये मोशन आपका असेंडिंग वाला नहीं है, ये थोड़ा बहुत इस तरह से डिफर करता है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए आपने लाजमी तौर पे क्या करना पड़ता है, चेंज इन द मास हैज टू चेंज इन ऑर्डर टू डेवलप चेंज इन मोमेंटम और इन ऑर्डर टू डेवलप अ फोर्स। एक्शन फोर्स जो लगता है ना वो उस वजह से लगता है, ठीक है ना। अच्छा, ये फोर्स है जिसको हम कहते हैं इफ एक्शन, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है। वो रिएक्शन जो फोर्स है वो बॉडी को कंटिन्यू करता है, और जो एक्शन वाला फोर्स है वो यही है। आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, जो एक्शन वाला फोर्स है आपका यही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको न्यूमेरिकली हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब एक इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मिसाल के तौर पे रॉकेट ऑफ 2 किलोग्राम इज लॉन्च्ड इन एयर। हमने रॉकेट को ऊपर भेजा, ओके। व्हेन इट अटेन हाइट ऑफ, एक पर्टिकुलर हाइट तक जब ये ऊपर जाता है, अब कौन सी हाइट पे जाता है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि भाई ये 15 मीटर की हाइट पे गया, ठीक है। व्हेन इट अटेन्स हाइट ऑफ 15 मीटर, जब ये 15 मीटर की हाइट पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, देन 400 जूल ऑफ केमिकल फ्यूल या केमिकल एनर्जी या जो केमिकल प्रोपेलेंट होता है दैट इज लॉस्ट, ठीक है। ओके, द स्पीड ऑफ रॉकेट क्या होगी, स्पीड रॉकेट की क्या होगी, ये बात आपसे पूछी गई है। मैं चंद ऑप्शन आपको लिख कर समझाता हूं, ठीक है, तो थोड़ा देख लेने का। बाबा, रॉकेट का जो मास है वो दिया गया आपको, दैट इज लॉन्च्ड इन एयर, ठीक है। 15 मीटर की हाइट पे जब ये जा रहा है ना, तो उस वक्त तक इतनी एनर्जी जाया हो चुकी होती है, लॉस। बता दो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। सवाल या जो आपने एमसीक्यूज लिखा है रॉकेट के हिसाब से, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, लॉस इन फ्यूल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल। अच्छा, फ्यूल कितना लॉस हुआ है, 400, 1/2। मास ऑफ रॉकेट कितना है, 2 किलो। वेलोसिटी आपसे पूछी गई है प्लस, अच्छा, मास ऑफ रॉकेट टू जी का वैल्यू राउंड ऑफ करके भले आप ले लें 10 ले लें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पर्टिकुलर हाइट, हाइट कितनी है, 15 मीटर। अब ये वाला 2 तो हो जाएगा कैंसिल, 400 इज इक्वल टू यहाँ पे खाली v स्क्वायर बचा। अब ये आपने करना है मल्टीप्लाई, तो 15 ये बनेगा 150 मल्टीप्लाई बाय इट वुड बी 300 इधर ले जाएं तो 400 में से ये गए, बाकी कितने बजे, 100। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या बनेगा, रेडिकल 100। रेडिकल 100 क्या होता है, 10। सो दैट्स इट। आप सिंपली कह सकते हैं करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हुआ। तो मोशन ऑफ रॉकेट जो है ना वो हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आमतौर पे मोशन अंडर ग्रेविटी में अलग है, डिसेंडिंग में लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, असेंडिंग में गेन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक। पर एक्सेप्शनली मोशन ऑफ रॉकेट में ये कहानी थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस करना होता है आपने, तो मोमेंटम चेंज होने का जिम्मेवार यहाँ पे आपका मास है, दैट्स इट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म, चैप्टर नंबर 7 भी आपका खत्म। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। कमिंग वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, चैप्टर 8 के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।